यमुनानगर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत ही सुंदर बगीचा था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस बगीचे में जाने की हिम्मत नहीं किया करता था। गांव वालों का कहना था, बगीचे के उस पार एक गुफा थी और वहां से अक्सर अजीब आवाजें आती थीं। गांव वालों का मानना था कि वहां कोई भूत रहता है। अरे भाई, कल मैं उस बगीचे की तरफ गया था। वहां फिर वही डरावनी आवाजें सुनाई दी। क्या करने गया था तू वहां? तुझे नहीं पता क्या उस गुफा में भूत रहता है? मुझे लगता है इसमें कुछ और बात है। जो भी हो, अब कभी उस बगीचे की तरफ मत जाना। लेकिन गांव का एक लड़का था, रांझा। उसे इस रहस्य की सच्चाई जानने की बहुत चाह थी। आखिर कब तक हम डर के साए में जिएंगे? मैं कल जाकर इस गुफा का सच जानूंगा। अगले दिन सुबह गांव में सन्नाटा छा गया। रांझा घर नहीं लौटा। गांव वाले डर गए और सबकी जुबान पर बस एक ही बात थी, रांझा को भूत ने उठा लिया। अब कोई भी उस बगीचे में नहीं जाएगा। उसी गांव में धनु नाम का व्यापारी रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, रेवा और तारा। बहुत दिन हो गए, चलो आज बगीचे चलते हैं। वहाँ के फूल कितने सुंदर होते हैं। बाबूजी मना करते हैं रेवा, कहते हैं उस गुफा में भूत रहता है। और तूने रांझा भैया की बात नहीं सुनी? मुझे नहीं लगता कि कोई भूत है। कल हम खुद जाकर देखेंगे। अगले दिन धनु शहर जाने के लिए तैयार होकर अपनी बेटियों से कहता है, बेटियों, ध्यान रखना, बगीचे में मत जाना, वो जगह सुरक्षित नहीं है। धनु शहर के लिए निकल जाता है। धनु के जाते ही रेवा और तारा दोनों बहनें बगीचे की तरफ निकलती हैं। रास्ते में एक बुजुर्ग उन्हें रोकता है। बेटियों मत जाओ उस तरफ, वहाँ गुफा है, डरावनी आवाजें आती हैं। हम बस फूल तोड़ने जा रहे हैं, गुफा के अंदर नहीं जाएंगे। बगीचे पहुंचकर दोनों देखती हैं, वहां एक बूढ़ी औरत फूल तोड़ रही होती है। कौन हो तुम लोग? यहाँ मत आओ, इस बगीचे में भूत रहता है। देवा चलो लौट चलते हैं। मुझे लगता है ये औरत कुछ छुपा रही है। तो ठीक है, बताओ अब हमें कहाँ जाना है? तो चलो उस गुफा की तरफ चलते हैं। गांव के सभी लोग कहते हैं कि उस गुफा में भूत रहता है। रेवा धीरे धीरे गुफा के पास जाती है। अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। वो गुफा में अंदर जाकर देखती है कि किसी ने उस गुफा में एक स्पीकर रखा है और उसी स्पीकर से ये अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। उसे देखकर रेवा कहती है, तो ये किसी भूत की नहीं, बस इस स्पीकर की आवाज थी। लेकिन ये किसकी शरारत हो सकती है? शरारत या किसी की चाल। मुझे लगता है ये सब उस बुढ़िया की चाल है। तुमने देखा नहीं कि किस तरह से बगीचे में अकेले घूम रही थी? तभी वो बूढ़ी औरत पीछे से आती है। तूने झूठ क्यों फैलाया कि यहाँ भूत है? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई इस बगीचे में आए। ये बगीचा मेरा है, मेरे पति ने इसे बनाया था। गांव वालों ने इसे अपनी जमीन कह दिया, इसलिए मैंने डर फैला दिया। लेकिन डर से सच नहीं छुपाया जा सकता। अब सबको पता चलेगा कि यहाँ कोई भूत नहीं है। ये तुम नहीं कर सकती, मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी। देखो दादी, आपके पति ने यह बगीचा कितने प्यार से सजाया था। यह सोचकर कि इस बगीचे में लोग आएंगे, घूमेंगे
और इस खूबसूरत बगीचे की प्रशंसा करेंगे। लेकिन यह बगीचा मेरे पति ने बनाया था, तो मैं इसे दूसरों के लिए क्यों खोलूं? मैंने आपके लिए एक बिजनेस प्लान भी सोचा है। और वो क्या है भला? आप इस बगीचे में घूमने के पैसे ले सकती हैं। इससे आपका गुजारा भी हो जाएगा। तो बताइए, क्या कहती हैं? हाँ, लेकिन मैंने पहले ये क्यों नहीं सोचा? लेकिन क्या? आपने रांझा भैया को क्यों मार दिया? उसे मैंने कुछ नहीं किया। वो तो रात में आया था और उन आवाजों को सुनकर डर गया, फिर बेहोश हो गया। मैंने तो उसे अपनी कुटिया में रखी हूँ। अच्छा, ठीक है दादी, हम चलते हैं। गांव वालों को भी तो बताना है। ठीक है बेटा। रेवा और तारा दोनों ही खुशी खुशी अपने गांव की ओर लौटने लगी। उनके चेहरों पर सुकून झलक रहा था। अब जब सच्चाई सामने आ चुकी थी, तो गांव के लोग बिना किसी डर के उस सुंदर बगीचे में घूम सकेंगे। रेवा और तारा घर लौटकर अपने पिता को सारी बात बताती हैं, जो कुछ भी उन्होंने उस बुजुर्ग महिला से कहा था। उनके पिता सारी बात ध्यान से सुनते हैं और समझ जाते हैं कि मामला पूरे गांव से जुड़ा हुआ है। वे तुरंत गांव की पंचायत बुलाने का निर्णय लेते हैं। अगले दिन गांव के चौपाल में पंचायत बैठती है। सभी गांव वाले वहां इकट्ठा होते हैं और आपस में इस विषय पर चर्चा करने लगते हैं। सुनो सब लोग, जो बात हमारी लड़कियों ने बताई है कि बगीचे के पास लगी आवाजें स्पीकर से आती थीं और उस बुढ़िया ने डर फैलाकर लोगों को दूर रखा, यह गंभीर बात है। हर किसी का काम है अपने गांव की भलाई देखना। हमारा बगीचा गांव की धरोहर है। इसे छुपाना किसी एक का हक नहीं बनता और न ही डर फैलाकर दूसरों को वंचित रखना ठीक है। पर साथ ही हमें इस बात को भी समझना होगा कि बूढ़ी औरत के भी हालात और उसके अधिकार हैं। इसलिए मैं कुछ सुझाव रखता हूं और आप सब पंचायत में बताएंगे कि क्या ठीक है। 1. बगीचे को खुला रखा जाएगा ताकि गांव के सभी लोग वहां जा सकें। 2. जो भी बगीचे में जाएगा वह बहुत ज्यादा राशि नहीं, एक छोटी सी द्वार शुल्क देगा जो सीधे उस बुढ़िया के लिए होगी ताकि उसका गुजारा हो सके। 3. हम बगीचे की देखभाल के लिए एक छोटा सा समूह बनाएंगे। कुछ गांव वाले बारी बारी से देखभाल करेंगे ताकि वह सुरक्षित और साफ रहे। 4. यदि बुढ़िया चाहे तो वह भी उसी निधि में से अपनी देखभाल और जरूरतें पूरा कर सकती है। सरपंच जी, यह सही बात है। बूढ़ी औरत का भी हक है कि वह कुछ कमाए, पर बगीचा सबका है। हाँ, पर यह शुल्क बहुत कम होना चाहिए ताकि हर कोई आ सके और बुजुर्गों और बच्चों के लिए छूट हो। बिल्कुल, सुझाव यही है कि सामान्य झलक के लिए एक छोटी राशि और बच्चों तथा बुजुर्गों के लिए निःशुल्क या प्रतीकात्मक। गांव की पंचायत इसका नियम तय करेगी। अब तुम बताओ, क्या तुम्हें हमारा ये फैसला मंजूर है? हाँ बिल्कुल सरपंच जी, मुझे ये फैसला मंजूर है। सरपंच की बातों से माहौल शांत हुआ। सबको ऐसा लगा कि मामला न्यायपूर्ण और समझदार तरीके से सुलझा है। उस दिन के बाद यमुनानगर का बगीचा फिर से खिल उठा। लोगों ने समझ लिया कि डर सिर्फ तब तक रहता है जब तक सच्चाई सामने नहीं आती। रेवा का साहस गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया।